नमस्कार दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन, जो कि होगा हमारा आज का सेशन भारतीय संविधान से, जिसमें हम भाग और अनुच्छेद 1 से लेकर 395 तक अनुच्छेद पूरा डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। इससे पहले मैं बता दूं कि एम लक्ष्मीकांत की भी मैंने बुक अपलोड कर दूंगा, और इससे पहले मैंने अपलोड कर दिया है, और मैं कोशिश करूंगा कि एक पूरी बुक एक ही वीडियो में अपलोड हो जाए। काफ़ी लंबा वीडियो चलेगा, तो अगर आप लोग देखना चाहें तो वो देख सकते हैं। और मैंने इससे पहले बता दूं कि बिपिन चंद्रा की मैंने अपलोड कर रखी है, और एयू से रिलेटेड मैं वीडियो डालता हूं। तो अगर आप लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा, तो आप लोग वहाँ से डायरेक्टली जाके देख सकते हैं। और मैं एयू एग्ज़ाम वाले को लिए बता दूं कि अगर वो लोग किसी भी तरह की जानकारी चाहते हैं तो वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएँ, और हमने व्हाट्सएप ग्रुप नंबर जो है कम्युनिटी पर शेयर कर रखा है। तो चलिए, वो तो बात की बात है। भारतीय संविधान का भाग और अनुच्छेद हम 1 से लेकर 395 तक डिस्कशन करेंगे। तो पहले देखेंगे हमारा क्या आता है कि पहला भाग जो है हमारा संघ और उसका राज्य क्षेत्र है, उसका अनुच्छेद विवरण दिया गया है पहले भाग में। तो उसके पहले भाग में क्या दिया गया है कि संघ का नाम, पहला अनुच्छेद क्या कहता है, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। दूसरा है कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना के बारे में बताया गया है। दो का निरसन है, यानी निकालना कैसे है। और तीसरा अनुच्छेद कहता है कि नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन किस प्रकार से होंगे। जैसे आपको पता ही होगा कि आंध्र प्रदेश से तेलंगाना निकला, तो किस प्रकार से निकला, अनुच्छेद 3 में बताया गया है। कौन निकाल सकता है उसके बारे में बताया गया है। चौथा है कि पहली अनुसूची और चौथी अनुसूचियों के संशोधन तथा अनुपूरक परिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियाँ, इनके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट हम अपना भाग 2 देखते हैं, जिसमें बताया गया है नागरिकता के बारे में बताया गया है। तो नागरिकता के बारे में क्या बताया गया है कि अनुच्छेद विवरण दिया गया है, नागरिकता अनुच्छेद विवरण। तो 5 कहता है कि संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता का बताया गया है। नागरिकता किस हिसाब से इंसान की कौन भारत का नागरिक होगा उसके बारे में बताया गया है। और छठे अनुच्छेद में कहा गया है पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों का नागरिकता के अधिकार किस प्रकार से होंगे, यानी 1947 के पीछे अगर वो कहाँ पे रहते थे, अगर वो पाकिस्तान से भारत आना चाहे तो उनके लिए नागरिकता के बारे में बताया गया है। और सातवां है कि पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। आठवां है भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार, जैसे कोई अमेरिका रहता है तो उनके नागरिकता के बारे में बताया गया है। नौवां है विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता न होना। यदि कोई भी व्यक्ति विदेशियों की नागरिकता, यानी अमेरिका, चीन, जापान, रूस, किसी की भी नागरिकता अगर अपने स्वेच्छा से वह ग्रहण कर लेता है तो उसकी भारत की नागरिकता अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। 10वां है नागरिकता के अधिकार को बना रहना, कि नागरिकता का अधिकार किस तरह से बना रहता है। यदि हमारे माता पिता अगर भारत में रह रहे हैं तो हमारी नागरिकता हम पुनः अपना पा सकते हैं। 11वां है संसद द्वारा, अनुच्छेद 11 कहता है कि संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनिमय किया जाना। इसमें बताया गया है कि संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनिमय किया जाना किस प्रकार से बताया गया है। भाग 3 है मूल अधिकार। मूल अधिकार साधारण अनुच्छेद के विवरण बताए गए हैं। 12 में बताया गया है परिभाषा, मूल अधिकार की परिभाषा क्या होती है। 13 बताया गया है कि मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां। और समता का अधिकार अनुच्छेद विवरण दिया गया है, इसी के अंतर्गत आता है समानता का अधिकार जिसे हम कहते हैं। और विधि के समक्ष समानता, यानी सभी व्यक्ति विधि के समक्ष समान होंगे, ना कोई उच्च होगा ना ही कोई निम्न होगा। धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई विभेद नहीं किया जाएगा। और 16वां अनुच्छेद कहता है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता सभी को समान रूप से प्राप्त होगी। नेक्स्ट हम अपना देखते हैं अनुच्छेद 17वां कहता है कि अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का उन्मूलन, यानी अस्पृश्यता का अब इसमें भारत में कोई भी उन्मूलन कर दिया गया है कि छुआछूत जो है वो नहीं विद्यमान रहेगी। अर्थात अगर ऐसा कोई घटना आपके साथ घटती है तो आप न्यायालय में जाकर केस मुकदमा दायरा कर सकते हैं। अनुच्छेद 18 कहता है उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत की स्वतंत्रता का अधिकार दे दिया गया है, यानी कोई भी उपाधि व्यक्ति ग्रहण नहीं कर सकता अपने मन से। और 19 है वाक स्वतंत्रता आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण, यानी कोई भी व्यक्ति बोल सकता है लेकिन वह अपने हित में रहकर दूसरों को
दुख पहुंचाकर, कष्ट पहुंचाकर वह वाक स्वतंत्रता उसकी वहाँ पर नष्ट हो जाती है। तो वाक स्वतंत्रता मतलब बोलने के लिए स्वतंत्र है, यानी न्यायालय में अपने प्रति बोलने के लिए वो स्वतंत्र है, अपने को निर्दोष साबित करने के लिए वो स्वतंत्र है, लेकिन वहीं तक स्वतंत्र है जहां तक वो दूसरों को ठेस नहीं पहुंचाता। अनुच्छेद 20 कहता है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अपराधों के लिए वो दोष सिद्धि के लिए संबंध में संरक्षण, यानी वो वकील कर सकता है, मुकदमा कर सकता है, दायरा कर सकता है, तो उसको वो भी दिया गया है। और 21 है, अनुच्छेद 21 कहता है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, यानी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की स्वतंत्रता दी गई है अनुच्छेद 21 में। अनुच्छेद 22 कहता है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है। गिरफ्तारी के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 22 में। अनुच्छेद विवरण 23 अनुच्छेद कहता है कि मानव और दुर्व्यापार और बालात श्रम का प्रतिषेध कराया गया है। कहा गया है कि इसमें 14 साल से कम व्यक्ति के कम उम्र के दराज जो बच्चे जो काम करते हैं उनको प्रतिषेध कर दिया गया है। यहाँ पे ये भी ध्यान दीजिएगा, 14 वर्ष से अगर कोई व्यक्ति कम है एज का तो उसे बालात श्रम नहीं कराया जा सकता, अर्थात उसे काम नहीं कराया जा सकता। 24 है कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए कहा गया है कि कारखानों आदि में बालकों का नियोजन का प्रतिषेध, कहा गया है कि कोई भी कारखाना में बालक जो 14 वर्ष से कम है वो काम नहीं करेगा। नेक्स्ट हमारा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद विवरण इसके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 25 कहता है कि अंतःकरण और धर्म का अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है, यानी किसी भी धर्म को आप अपना सकते हैं, उसका आचरण कर सकते हैं, उसे प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता है आपको। अनुच्छेद 26 कहता है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, यानी आप धार्मिक कार्य कर सकते हैं, जैसे आप मुस्लिम हैं तो आप कुरान पढ़ सकते हैं, आप हिंदू हैं तो आप मंदिरों में पूजा पाठ कर सकते हैं या फिर पूजा पाठ करवा सकते हैं। 27 है कि किसी प्रविष्ट धर्म के अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता, यानी धर्म पर कोई भी कर नहीं लिया जाएगा, धर्म जो है वो कर से मुक्त है। 28 है कुल शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, यानी कुल शिक्षा संस्थाओं में जो आप अपनी शिक्षा संस्थाएं खोलते हैं उसमें धर्म की शिक्षा या धार्मिक उपासना उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार दिया गया है। माफ कीजिएगा, कुल शिक्षा संस्थाओं में 28 कहता है कि कुल शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता, अर्थात जैसे आप कोई भी धार्मिक सम्मेलन करते हैं तो उसमें आपको सम्मेलन में आपको उपस्थित होने के लिए ऐसा नहीं है कि बाध्य नहीं किया जा सकता या फिर किसी को आप मजबूर नहीं कर सकते, हर व्यक्ति स्वतंत्र है। नेक्स्ट हमारा आता है कि संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद विवरण। संस्कृति संबंधी क्या अधिकार हैं? अनुच्छेद 29 कहता है कि अल्पसंख्यकों वर्गों के हितों का संरक्षण कहेगा। और अनुच्छेद 30 कहता है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने के अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। 31 निरसन है। कुछ विधियों की व्यावृत्ति, अनुच्छेद विवरण है इसका 31 का। संपदाओं आदि के अर्जन के उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति। देखिए 7 मूल अधिकार दिए गए थे, लेकिन 1942 जो कि 1976 में हुआ था पहलसावां संविधान संशोधन, तो उसमें जो है या फिर नहीं माफ़ कीजिएगा 1944 में 1978 में 44वां संविधान संशोधन हुआ था जिसमें संपत्ति के अधिकार को निकाल दिया गया था। तो अभी वर्तमान समय में हमारे अनुच्छेद कितने हैं, मूल अधिकार कितने हैं? 6 ही हैं। तो हमने बताया क्या था, समता का अधिकार, यहाँ पे हमने डिस्कशन कर लिया था, ये हमारा समता का अधिकार पढ़ा था हमने, इस समता का अधिकार पढ़ा था पहला हमारा। और दूसरा हमारा जो था वो था स्वतंत्रता का अधिकार। और तीसरा हमारा जो था वो था शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा हमारा था स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार एक सेकंड माफ़ कीजिएगा। पहला हमारा था देख लीजिए मूल अधिकारों में दिया गया था कि समता का अधिकार पहला दिया गया था, इसके बाद हमारा था स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, इसके बाद हमारा क्या दिया गया था, शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया था। और 5वां दिया था धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। और इसके बाद हमारा था
धार्मिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इस प्रकार से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। इसके बाद देखते हैं और 31 ख कहता है कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण। 31 ग कहता है कि कुछ निदेशक तत्वों को प्रभाव करने वाली विधियों की व्यावृत्ति। 31 घ कहता है निरसन। और नेक्स्ट हमारा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद विवरण इसके बारे में दिया गया है कि अनुच्छेद 32 कहता है इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार दिया गया है। अनुच्छेद 32 का निरसन है। अनुच्छेद 33 कहता है इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि को लागू होने में रूपांतरण करने की संसद की शक्ति दी गई है। यानी इस कानून को लागू करने के लिए संसद के पास शक्ति है। यदि आप मूल अधिकारों के प्रति जैसे आप अस्पृश्यता का भाव किसी के प्रति व्यक्त करते हैं, छुआछूत का भाव, तो आपके प्रति केस मुकदमा दायर कर सकता है संसद में और संसद आपके प्रति कड़ी कार्रवाई करेगी। अनुच्छेद 34 कहता है जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर निर्बंधन के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 35 से इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने का विधान ऊपर है। देखिए ये 35A जो है वो आपको मैं बता दूं कि जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है। 35A क्या है हम अंत में डिस्कशन भी करेंगे। भाग 4A क्या है और 370 भी जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है, आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद भाग 4 है कि हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। देखिए मूल अधिकार जो है वो जो संसद के द्वारा आपको लागू कराने के लिए, आप पर मान्य करने के लिए वो बाध्य किया जा सकता है, जबकि जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व है वो आपका कर्तव्य होता है, अर्थात कर्तव्य को आपके ऊपर बाध्य नहीं किया जा सकता है, बाध्य नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 36 में परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 37 में इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों को लागू होना दिया गया है। देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व वर्तमान समय में 11 हैं, उस बात का भी ध्यान रखिए, जैसे झंडे का सम्मान करना, भारत के प्रति सम्मानपूर्वक रहना, उस प्रकार से दिया गया है। अनुच्छेद 37 कहता है इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों को लागू होना बताया गया है, इसमें कौन कौन से तत्व हैं। अनुच्छेद 38 के बारे में बताया गया है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। अनुच्छेद 39 है कि राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व दिया गया है। अनुच्छेद 39 का है कि समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, और यानी सभी व्यक्तियों को समान न्याय दिया जाएगा और 14 साल से कम व्यक्ति के 14 साल से कम बालकों को जो है निःशुल्क शिक्षा का बताया गया है इसमें। अनुच्छेद 40 दिया गया है ग्राम पंचायतों का संगठन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, आप लोग रट लीजिएगा। अनुच्छेद 40 जो है वो ग्राम पंचायतों का संगठन के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 41 जो है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार बताया गया है। अनुच्छेद 42 बताया गया काम का न्याय संगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध बताया गया है। अनुच्छेद 43 बताया गया कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि। अनुच्छेद 43 का है उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना। अनुच्छेद 44 है नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता बताया गया है, इसके बारे में। अनुच्छेद 45 है बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध, जो कि हमने 14 से बताया था, 14 वर्ष से कम व्यक्ति के लिए। अनुच्छेद 46 बताया गया अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अर्थात SC और ST तथा अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 47 के बारे में बताया गया है कि पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य को सुधार करने का राज्य का कर्तव्य है। अनुच्छेद 48 बताया गया है कृषि और पशुपालन का संगठन के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 48 का बताया गया है पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन और वन तथा वन जीवों की रक्षा के बारे में बताया गया है कि जो पर्यावरण से रिलेटेड है, जैसे पेड़ पौधे हो गए, वन हो गए, वन्य जीव हो गए, तो उनके आपके प्रति एक निष्ठा भाव रहना चाहिए, उनकी रक्षा करना आपका कर्तव्य है। यहाँ पे कानून द्वारा आपको यहाँ पे आरोपित नहीं किया जाएगा कि या फिर दंडित नहीं किया जा सकता, इस बात का ध्यान रखिएगा। मूल कर्तव्य और मूल अधिकारों में सिर्फ यही अंतर होता है। मूल अधिकार के प्रति आप न्यायालय जा सकते हैं, जबकि मूल कर्तव्य के प्रति आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करना आपका धार्मिक कर्तव्य है। कर्तव्य भी है आपका, जैसे ताजमहल हो गया आपका, उसका कर्तव्य, उसके प्रति आपका कर्तव्य है कि आप उसको ठेस ना पहुँचाए, लेकिन ये कर्तव्य भी एक सीमा तक है। यदि आप ठेस पहुंचाते हैं तो आपको दंडित किया जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, लेकिन उसकी सुरक्षा करना आपका क्या है, वो मूल कर्तव्य है।
अनुच्छेद 50 के बारे में बताया गया है कार्यपालिका से न्यायपालिका पृथक्करण, यानी कार्यपालिका का न्यायपालिका से किस प्रकार पृथक्करण होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 50। और अनुच्छेद 51 है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के बारे में बताया गया है। भाग 4 का है मूल कर्तव्य, अनुच्छेद विवरण दिया गया है। अनुच्छेद 51 का ये मूल कर्तव्य जोड़ा गया था, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में लिख के कि अनुच्छेद 51 का भारत के संविधान की किस संविधान संशोधन द्वारा 51 का जोड़ा गया। 51 का है जो मूल कर्तव्य के ऊपर बताया गया है। अब आते हैं हमारा भाग 5वां हमारा, जो कि संघ से रिलेटेड है। इसमें अध्याय 1 है। अध्याय 1 में कार्यपालिका, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद का विवरण 52 में कहा गया है कि भारत के एक राष्ट्रपति होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा कि अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका की शक्ति के बारे में विवरण बताया गया है। अनुच्छेद 54 बताया गया है राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होगा, यानी कौन कौन भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन में भाग लेंगे, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। संसद में लोकसभा, राज्यसभा तथा विधानमंडलों से निर्वाचित सदस्य जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग ले सकते हैं। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति बताई गई है, किस प्रकार से रीति निर्वाचित होगा राष्ट्रपति। अनुच्छेद 56 में बताया गया कि राष्ट्रपति की पदावधि कितने वर्ष की होगी, 5 वर्ष की होगी, इस बात में बताया गया है। पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता बताई गई है अनुच्छेद 57 में। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अहर्ता, यानी क्या उसकी एज होनी चाहिए, यानी 35 वर्ष की एज होनी चाहिए, वो भारत का होना चाहिए, पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए आदि बताया गया है। राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए अहर्ता बताई गई है। अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें बताई गई है कि राष्ट्रपति अगर पद आपको पाना है तो उसके लिए शर्तें क्या है, वो बताया गया, रूल्स एंड रेगुलेशन। अनुच्छेद 60 बताया गया राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान किस प्रकार से लिया जाएगा, यानी उसमें प्रतिज्ञान या राष्ट्रपति द्वारा शपथ उसमें व्याख्या की गई है। मैं आपको प्रतिज्ञान भी भेज दूंगा, हो सकेगा तो PDF के माध्यम से। और अनुच्छेद 61 बताया गया कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, यानी राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन लगा सकता है और किस हालत में लगा सकता है। अनुच्छेद 62 में काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा अगर मैं समझाने लगूंगा अनुच्छेद, इसलिए मैं इसमें शॉर्ट में डिस्कशन करूँगा। अनुच्छेद 62 कहता है कि राष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने के समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन व्यक्ति का पदावधि, यानी राष्ट्रपति अगर अपने पद से इस्तीफा देता है या फिर मृत्यु हो जाती है, अकाल मृत्यु हो जाती है, तो फिर क्या उसके पद को कौन संभालेगा। उपराष्ट्रपति वो राष्ट्रपति बन जाता है, लेकिन कितने समयावधि के लिए, सिर्फ 6 महीने के लिए। तो उसके लिए भी आप ध्यान से देखिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन कर दूंगा। अनुच्छेद 63 है कि भारत का उपराष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। और अनुच्छेद 52 में भारत के राष्ट्रपति और अनुच्छेद 63 में भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, इसके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 64 में उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना, यानी उपराष्ट्रपति जो होगा वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 65 है कि राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति के दौरान या उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना है, उसके कृत्यों का निर्वहन करना के बारे में बताया गया है। यानी राष्ट्रपति अपने पद से रिक्ति हो जाती है तो उपराष्ट्रपति उसके पद पर संभालेगा और उसका कार्यभार करेगा, और उस समय जब वो कार्य करेगा तो उसका वेतन भत्ता वो उपराष्ट्रपति ही पाएगा। अनुच्छेद 66 बताया गया कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होगा। और अनुच्छेद 67 में बताया गया कि उपराष्ट्रपति की पदावधि कितने वर्ष होगी, 5 वर्ष होगी, उसको भी ध्यान दीजिएगा। अनुच्छेद 68 में उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि कितनी होगी, इसके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 69 उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान बताया गया है। शपथ और प्रतिज्ञान में ज़्यादा अंतर नहीं होता, मैं शपथ लेता हूँ या मेरे द्वारा प्रतिज्ञान किया जाता है, उससे स्टार्टिंग यही होती है, बस इस बात का ध्यान रखिएगा, इसमें कन्फ्यूज़न मत कीजिएगा। अनुच्छेद 70 में अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करना, यानी आकस्मिकताएं मतलब आती है, इमरजेंसी आती है 352, 356, 360, यानी राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रपति शासन लागू होता है, या फिर वित्तीय आपात आता है 360 में, तो उसके बारे में बताया गया है। 71 में राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या सशक्त विषय के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 72 क्षमता आदि और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति बताई गई। अनुच्छेद 73 में संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार मंत्रिपरिषद बारे में बताया गया है। अनुच्छेद विवरण अनुच्छेद 74 में बताया गया है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद की गठन किया गया है।
लेकिन मंत्रिपरिषद की सलाह मानने पर राष्ट्रपति जो है वो बाध्य नहीं होगा, वो अपने मन से कार्य करेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन वो अनबाधित भी है, राष्ट्रपति अपने मन से भी कार्य नहीं कर सकता, वो अनबाधित भी है। वो आगे हम डिस्कशन करेंगे किस प्रकार से। अनुच्छेद 75 में मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध भारत का महान्यायवादी बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 76 में भारत का महान्यायवादी सरकारी कार्य का संचालन करेगा, इस बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 77 में भारत सरकार के कार्य का संचालन किस प्रकार होगा वो बताया गया है। अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य बताया गया है कि प्रधानमंत्री के कर्तव्य क्या होंगे राष्ट्रपति की जानकारी देने में। अध्याय 2 है हमारा संसद के बारे में बताया गया साधारण अनुच्छेद विवरण। अनुच्छेद 79 में संसद का गठन किस प्रकार से होगा, लोकसभा मिलेगी, लोकसभा के 552 सीट, वो सब बात की बातें हैं कि इस प्रकार से किस प्रकार से गठन होगा। तो संसद का गठन लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर संसद का गठन होगा, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना क्या होगी उसके बारे में बताया गया है कि कितने सीटें होंगी, 245 होंगी, उसमें से निर्वाचित कितने होंगे और कितने चुने जाएंगे राष्ट्रपति द्वारा, उसके बारे में बताया गया है। राज्यसभा की संरचना 81 लोकसभा की संरचना के बारे में बताया गया है, जो कि आप लोग जानते होंगे। अनुच्छेद 82 में प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 83 में संसद के सदनों की अवधि बताई गई है कि राज्यसभा 6 वर्ष के लिए और लोकसभा 5 वर्ष के लिए निर्वाचित होगा। अनुच्छेद 84 में संसद की सदस्यता के लिए अर्हताएं बताई गई है। अनुच्छेद 85 में संसद के सत्रावसान और विघटन के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 86 सदनों के अभिभाषण का और उनके संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार बताया गया है। माफ कीजिएगा, अनुच्छेद 86 में सदनों के अभिभाषण और उसके संदेश भेजने के बारे में बताया गया है। अब राष्ट्रपति का अधिकार आता है, तो अनुच्छेद 87 से राष्ट्रपति का अधिकार शुरू हो जाता है। तो राष्ट्रपति को क्या क्या अधिकार दिए गए हैं। अनुच्छेद 87 में कहा गया कि राष्ट्रपति का विशेषाभिभाषण के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 88 में सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकारों के बारे में बताया गया है। संसद के अधिकारी, अब उसके बारे में बताया गया है। 87 और 88 राष्ट्रपति के शक्तियों के बारे में बताया गया, अधिकार के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट हमारा है कि अनुच्छेद 89 में क्या बताया गया है। अनुच्छेद 89 में राज्यसभा की सभापति और उपसभापति होंगे, इसके बारे में डिस्कशन किया गया है कि कौन कौन राज्यसभा का उपसभापति और उपसभापति होगा। और 90 में उपसभापति का अगर पद रिक्त हो जाए तो पद त्याग और पद से हटाया जाना, किस प्रकार से जो उपसभापति का पद होता है वो किस रिक्त होना या पद त्याग होना या पद से हटाया जाना किस प्रकार से डिस्कशन किया गया उसमें। 91 में सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्तियों की शक्ति के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 92 में यानी सभापति के पद का जो अगर सभापति अपने पद पर नहीं रहता तो उपसभापति कब उसके पद पर कार्य कर सकता है या फिर अन्य व्यक्तियों के बारे में बताया गया है। 92 में जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 93 में लोकसभा और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में बताया गया है। लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 94 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग होना और पद से हटाया जाना के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 95 में अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों को पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्तियों की शक्ति के बारे में विवरण बताया गया है। अनुच्छेद 96 में जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना। जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तो उसका पीठासीन न होना, यानी आप अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने का संकल्प लेते हैं या फिर आप ये ऐसे कार्यवाही दर्ज करते हैं लेकिन उसके प्रति कोई भी सबूत या गवाह नहीं मिल पाता, जैसे अगर वोटिंग करने पर उसको 2/3 बहुमत से पारित नहीं किया जाता तो फिर वो अपने पद पर बना रहेगा, उसके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 97 में बताया गया कि सभापति और उपसभापति तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते के बारे में बताया गया है कि कहाँ से वेतन भत्ते दिए जाएंगे, संसद की संचित निधि से या फिर कहीं और से, उसके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 98 में संसद का सचिवालय कार्य संचालन बताया गया है के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 99 जो है वो सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान के बारे में बताया गया है कि उसके सदस्य किस प्रकार से शपथ लिया प्रतिज्ञान लेंगे। अनुच्छेद 100 में सदनों के मतदान, रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति के बारे में बताया गया है। सदस्यों की निरहताय अनुच्छेद विवरण दिया गया है।
101 में दिया गया है कि स्थानों का रिक्त होना, किस प्रकार से रिक्त होंगे तो क्या होगा। और 102 में बताया गया सदस्यता के लिए निहरताएँ, यानी अगर आप सदस्य बनना चाहते हैं लोकसभा के, किस प्रकार से आप बन पाएंगे, या फिर राज्यसभा के बनना चाहते हैं तो उसमें के लिए क्या निहरताएँ होंगी, क्या एबिलिटीज़ होंगी। अनुच्छेद 103 में सदस्यों के निहरताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय करने का अधिकार बताया गया उसमें। और अनुच्छेद 104 में अनुच्छेद 99 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले या निर्धारित किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए सख्ती बताई गई है। उसमें बताया गया है कि अगर आप प्रतिज्ञान या शपथ ले लेते हैं तो किस प्रकार से आप बैठेंगे लोकसभा या राज्यसभा में, उसके बारे में बताया गया है। संसद और उसके सदस्यों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार और अनुमतियों के बारे में बताया गया अनुच्छेद 105 से लेके। अनुच्छेद 105 कहता है कि संसद के सदनों की तथा उसके सदस्यों और समितियों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार आदि के बारे में डिस्कशन किया गया है। अनुच्छेद 106 में सदस्यों के वेतन और भत्ते विधायी प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। 107 कहता है कि विधेयकों के पुनः स्थापन और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध बताया गया है कि विधेयक को पुनः स्थापित कैसे किया जा सकता है या फिर पारित कैसे किया जाता है, उसके बारे में बताया गया 107 में। 108 में कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है, जैसे किसी भी विधेयक पर जब जो दोनों सदनों में मतभेद हो जाते हैं तो राष्ट्रपति क्या होता है, संयुक्त सदन बुलाता है, यानी राज्यसभा और लोकसभा को संयुक्त बैठक करवाता है। 109 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया बताई गई है। और 110 तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, धन विधेयक की परिभाषा दी गई, धन विधेयक क्या होगा। और 111 है विधेयकों पर अनुमति वित्तीय विषयों के संबंध में प्रक्रिया बताई गई है, अनुच्छेद विवरण। 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण बताया गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी, यानी जिसे हम कहते हैं ईयर बजट, यानी एक साल का बजट, यानी वार्षिक वित्तीय बजट जो कि पेश करते हैं एक साल का पूरा बजट, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। 113 है संसद में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया। 114 है विनियोग विधेयक। और 115 अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदान। अनुच्छेद 116 है लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवादानुदान। 117 है वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध और साधारण प्रक्रिया। 118 में प्रक्रिया के नियम बताया गया है। 119 में संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन बताया गया है। अनुच्छेद 120 में संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा बताई गई है। अनुच्छेद 121 में संसद में चर्चा पर निर्बंधन बताया गया है। अनुच्छेद 122 में न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न किए जाना बताया गया है। अध्याय 3 राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के बारे में बताया गया है। 123 है कि संसद में विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति बताई गई है। विश्रांति काल मतलब शून्यकाल 12 बजे से 1 बजे तक होता है कि संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में बताया गया है। अध्याय 4 में बताया गया कि संघ की न्यायपालिका के बारे में बताया गया है अध्याय 4 में, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब इसमें क्या 124 लेके स्टार्ट है ये। उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस प्रकार से होगी, उसका गठन किस प्रकार से होगा। और 125 में न्यायाधीशों के वेतन के बारे में बताया गया कि वेतन भत्ता कहाँ से दिए जाएंगे, भारत की संचित निधि से दिए जाएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। 126 में कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। 127 में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। 128 में उच्चतम न्यायालयों की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति के बारे में बताया गया है। यानी उच्चतम यानी सुप्रीम कोर्ट का कोई भी न्यायालय में उच्चतम न्यायालय में बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों, मतलब उच्चतम न्यायालय में कोई भी व्यक्ति जो पहले उस व्यक्ति का वहाँ का जज था वो उच्चतम न्यायालय में बैठ सकता है, जो कि अब नहीं रहा, सेवानिवृत्त हो चुका है। अनुच्छेद 129 में बताया गया कि उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, इस बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 130 में उच्चतम न्यायालय का स्थान बताया गया, उच्चतम न्यायालय कहाँ पर उपस्थित होगा, दिल्ली में होगा या फिर कहाँ पे होगा, आपको बताना है, दिल्ली में है। और 131 के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 131 में कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिताएं बताया गया। अनुच्छेद 131 का में निरसन है। अनुच्छेद 132 में कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों से अपीलों में उच्चतम न्यायालयों की अपीलीय अधिकारिता बताया गया है, यानी कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों से अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता बताया गया है। 132 में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 133 है कि उच्च न्यायालयों में सिविल विषयों से संबंधित अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 134 है कि दांडिक विषयों में उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता बताया गया है।
निदंड के मामले में उच्चतम न्यायालय की अपील की अधिकारिता के बारे में उसमें बताया गया है। अनुच्छेद 134 का है कि उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए प्रमाण पत्र के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 135 है कि विद्यमान विधि के अधीन फेडरल न्यायालय की अधिकारिता और शक्तियों का उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रयोक्तव्य होना, इसके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 136 है कि अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाजत के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 137 है कि निर्णयों और आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन बताया गया है कि आप पुनर्याचिका दायर कर सकते हैं। इसके बारे में बताया गया है कि जैसे आपको संतुष्टि नहीं है कि इस केस में हमने हार गए तो फिर आपसे पुनर्याचिका दायर कर सकते हैं कि आप लोग एक बार फिर से विचार कीजिए। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 137 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पुनर्याचिका जो कि पुनर्विलोकन है। 138 में उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता के वृद्धि के बारे में बताया गया है और 139 में कुछ रीट निकालने की शक्तियों का उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त किया जाना, इसके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 139 का है जो कि कुछ मामलों का अंतरण के बारे में बताया गया है। 140 जो है उच्चतम न्यायालय के अनुषांगिक शक्तियों के बारे में बताया गया है, यानी सुप्रीम कोर्ट। यहाँ ध्यान दीजिएगा, उच्च न्यायालय होता है हाई कोर्ट और उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट होता है। 141 है उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि का सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर होना। इस बात पर ध्यान दिया गया है कि उच्चतम न्यायालय का जो निर्णय होगा वो सर्वमान्य होगा। इसके बारे में बताया गया कि उच्चतम न्यायालय का द्वारा घोषित विधि की सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर होना, यानी उसका निर्णय अंतिम निर्णय होगा। पुनर्याचिका वहाँ पे आप दायर कर सकते हैं, उसके बारे में बताया गया है। और अनुच्छेद 242 उच्चतम न्यायालय के डिग्रियों और आदेशों का प्रवर्तन और प्रकटीकरण आदि के बारे में आदेश के बारे में बताया गया है, यानी उच्चतम न्यायालय के डिग्रियों और आदेशों प्रकटीकरण आदि के बारे में बताया गया है कि आप कि डिग्रियां क्या होगी, उसके प्रकटीकरण यानी रिप्रेजेंटेशन के लिए आप कह सकते हैं। 143 में है उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति शक्ति है, यानी अगर राष्ट्रपति को किसी विषय पर जो है अगर समझ में नहीं आता तो वो उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट से क्या कर सकता है, उसका सलूशन प्राप्त कर सकता है, मांग सकता है। लेकिन यहाँ पर उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट बाध्य नहीं होगा कि राष्ट्रपति को वो सलाह दे। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। और ये भी बात ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति भी बाध्य नहीं हो सकता कि उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए सुझाव पर वो अपना कार्य करे। वो सुझाव ले सकता है, उस पर कार्य करना या ना करना राष्ट्रपति के मत पर डिपेंड करता है। 144 अनुच्छेद में सिविल और न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय के बारे में बताया गया। सिविल और न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय 144 का निरसन है, निकाल दिया गया है। निरसन मतलब होता है निकाल दिया गया, इस बात का ध्यान रखिएगा। निकाल दिया गया, कई बार मैंने निरसन का प्रयोग किया है तो आप लोगों को अगर समझ में ना आया तो निरसन मतलब निकाल दिया गया है, उसका कोई अब महत्व नहीं रह गया। 145 है न्यायालय के नियम आदि के बारे में बताया गया। 146 उच्चतम न्यायालय के अधिकारियों और सेवक तथा व्यय के बारे में बताया गया। उच्चतम यानी सुप्रीम कोर्ट के अधिकारी कौन होगा, सेवक क्या होंगे, उसका व्यय क्या होगा, उसके बारे में बताया गया है। 147 पे निर्वाचन के बारे में बताया गया है। अध्याय 5वां है हमारा कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 148 में कहा गया कि भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा। और अनुच्छेद 149 में कहा गया कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियां के बारे में बताया गया है कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य क्या होंगे और उसकी शक्तियां क्या होंगी, पावर्स के बारे में बताया गया है। 150 में संघ और उसके राज्यों के लेखाओं का प्रारूप बताया गया है। 151 में संपरीक्षा प्रतिवेदन के ऊपर बताया गया है। भाग 6 में राज्य के बारे में बताया गया है। यहाँ पे भाग 1 और भाग 6 के जो ध्यान रखिएगा वही सब सेम चीज़ है। अध्याय 1 साधारण अनुच्छेद विवरण 152 में परिभाषा दी गई, तो यानी अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 152 जो है वो सेम ही है। राज्य की परिभाषा वहाँ पर भी दी गई थी, यहाँ पर भी दी गई है। अध्याय 2 कार्यपालिका राज्यपाल, इसके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद विवरण 153 में राज्यों के राज्यपाल के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 153 में 154 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति के बारे में बताया गया है। 155 में राज्यपाल की नियुक्ति किस प्रकार होगी वो बताया गया है। 156 में राज्य की पदावधि क्या होगी वो बताया गया है। और 157 में राज्यपाल के पद के लिए शर्तें क्या होंगी वो भी बताया गया है। और 158 में राज्यपाल के पद के लिए शर्तें क्या होंगी।
159 में राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान के बारे में बताया गया। 160 में कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन के बारे में बताया गया। 161 में क्षमा आदि और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन परिहार और लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति के बारे में बताया गया है। 162 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार बताया गया है और मंत्रिपरिषद अनुच्छेद विवरण दिए गए हैं। 163 में राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद के बारे में बताया गया है। 164 में मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध राज्य का महाधिवक्ता के बारे में बताया गया है कि मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध राज्य का महाधिवक्ता कौन होगा, यानी हाई कोर्ट का महाधिवक्ता के बारे में बताया गया 164 में। 165 में राज्य का महाधिवक्ता कौन होगा और सरकारी कार्य का संचालन के बारे में बताया गया। राज्य का महाधिवक्ता सरकारी कार्य का संचालक होगा। अनुच्छेद 166 में राज्य की सरकार के कार्य का संचालन के बारे में बताया गया। 167 में राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य के बारे में बताया गया है। अध्याय 3 में राज्य का विधानमंडल के बारे में बताया गया है। 168 में राज्यों के विधान मंडलों का गठन होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके बारे में बताया गया है कि राज्य में देखिए पूरे देश में सेंटर में क्या होता है, संसद होती है जो कि सबसे बड़ी, मतलब पूरे देश में संसद होती है और संसद का निर्माण लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति से मिलकर होता है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर होता है। और राज्यों में क्या होती है, विधान मंडल होते हैं, विधान परिषद होती है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। विधान मंडल से निर्वाचित होते हैं सदस्य। विधान मंडल के सदस्य लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य, निर्वाचित सदस्य जो है वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। 169 है कि राज्यों में विधान परिषदों का उत्साधन या सृजन के बारे में बताया गया। 170 में विधानसभाओं की संरचना के बारे में बताया गया कि विधानसभा की संरचना क्या होगी। अनुच्छेद 171 में विधान परिषदों की संरचना के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 172 में राज्यों के विधानमंडलों की अवधि के बारे में बताया गया। 5 वर्ष की अवधि होगी राज्यों के विधानमंडलों की अवधि। अनुच्छेद 173 में राज्य के विधानमंडल की सदस्यता के लिए अर्हताएं क्या होंगी, मतलब क्या क्या एबिलिटीज़ होनी चाहिए तभी वो राज्य के विधानमंडल की सदस्यता प्राप्त कर सकता है, उसके बारे में बताया गया है। 174 में राज्य के विधानमंडल के सत्रावसान और विघटन के बारे में बताया गया है। राज्य के विधानमंडल पर कितना सत्र होगा, 5 वर्ष का होगा, और विघटन कैसे हो सकता है उसके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 175 में सदन और सदनों में अभिभाषण और उनको संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार बताया गया है। अनुच्छेद 176 में राज्यपाल का विशेष अभिभाषण बताया गया है। अनुच्छेद 177 में सदनों के बारे में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार के बारे में 177 में सदनों के बारे में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार बारे में बताया गया है। राज्य के विधानमंडल के अधिकारी, इसके बारे में 178 में कहा गया है कि विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का बारे में बताया गया कि विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष क्या होगा। ये ध्यान दीजिएगा कि विधान परिषद और विधानमंडल ये जो राज्य में होता है, जबकि लोकसभा राज्यसभा वो पूरे केंद्र में होता है। 179 में होता है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना और पदत्याग और पद से हटाया जाना के बारे में बताया गया। 180 अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने और अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति के बारे में डिस्कशन किया गया है। 181 जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना, इसके बारे में बताया गया है। 182 में विधान परिषद की सभापति और उपसभापति के बारे में बताया गया है कि विधान परिषद का सभापति और उपसभापति कौन होगा, इसके बारे में डिस्कशन किया गया है। और विधान परिषद सभापति उपसभापति 182 में। 183 में सभापति और उपसभापति का पद रिक्त होना और पदत्याग और पद से हटाया जाना के बारे में बताया गया है, किस प्रकार से हटाया जा सकता है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि महाभियोग सिर्फ राष्ट्रपति पर लगता है, बाकी सब पर पदच्युति लगती है, यानी पद से हटाया जाता है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा आप लोग एक बार। 184 में बताया गया कि सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्ति की शक्ति क्या होनी चाहिए वो बताया गया। 185 में जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना, यानी जब आप उस सभापति और उपसभापति मंत्रिपरिषद के हटाना चाहते हैं और उसके प्रति आपका कोई भी सबूत नहीं है, आप मत नहीं प्रकट कर पा रहे हैं, तो उस पर वो अपना विद्यमान रहेगा, तो उसके प्रति आप कुछ नहीं कर सकते, भले ही वो भ्रष्ट ही क्यों ना हो। 186 में अनुच्छेद 186 में कहा गया कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते में बारे में बताया गया है। हालांकि यहाँ पर भ्रष्ट नहीं होते, अगर भ्रष्ट होते हैं तो वो हटा दिए जाते हैं अपने पद से। और 186 में बताया गया कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते भारत के संचित निधि से कहाँ दिए जाएंगे, राज्य मंडल के संचित निधि से दिए जाएंगे या राज्य के द्वारा प्रदान किए जाएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग।
जिसके लिए भाई कार्य करेगा उसी के लिए तो वेतन वही प्रदायित्व तो करेगा। 187 में बताया गया है कि राज्य के विधानमंडल और सचिवालय कार्य संचालन के बारे में बताया गया है। 188 में दिया गया है कि सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान लेना। 189 है कि सदनों में मतदान रिक्तियां के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति सदस्यों की निर्भरता के बारे में बताया गया। 190 में स्थानों का रिक्त होना। 191 सदस्यता के लिए निर्भरताएं बताई गई है। 192 में सदस्यों की निर्भरताएं से संबंधित प्रश्नों का विनिश्चय के बारे में बताया गया है। 193 अनुच्छेद में कहा गया कि अनुच्छेद 188 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले या अर्हित न होते हुए निर्धारित किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए सस्ती राज्यों के विधानमंडलों और उनके सदस्यों की शक्ति या विशेषाधिकार उन्मुक्तियों के बारे में डिस्कशन किया गया है। यानी 188 के अधीन बताया 193 में बताया गया 188 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले या अर्हित न होते हुए या निर्हित किए जाने पर बैठने और मत देने की शक्ति राज्यों के विधानमंडलों और उनके सदस्यों की शक्ति या विशेषाधिकार उन्मुक्तियों के बारे में बताया गया है। यदि आप अभी शपथ नहीं लिए हैं और आप उसके लिए अर्हित नहीं है यानी एबल नहीं है तो आपको हटाया जा सकता है, उसके बारे में डिस्कशन किया गया है। 194 में बताया गया है कि विधानमंडलों के सदनों तथा सदस्यों समितियों की शक्तियाँ विशेषाधिकार आदि के बारे में बताया गया है। 195 में सदस्यों के वेतन और भत्ते के बारे में बताया गया है। 195 में 196 में बताया गया कि सदस्यों विधेयकों के पुनः स्थापन और पारित किए जाने के संबंध में बताया गया है। 197 में बताया कि धन विधेयकों से भिन्न विधेयकों के बारे में विधान परिषद की शक्तियों पर निर्बंधन के बारे में बताया गया है। 198 धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया बताया गया है। 199 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 199 क्या है कि धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। 110 और 199 सब सेम ही है, उसमें भी धन विधेयक की परिभाषा दी गई थी। 111 और 110 ही था, माफ़ कीजिएगा, आप लोग देख लीजिएगा एक बार। 110 और 199 सेम ही है। धन विधेयक की परिभाषा इसमें भी दी गई है। 200 में विधेयकों की अनुमति दी गई। विधेयकों की अनुमति कौन देगा? 201 में विचार के लिए आरक्षित विधेयक के बारे में बताया गया है। वित्तीय विषयों के संबंध में प्रक्रिया अनुच्छेद विवरण दिया गया। 202 में वार्षिक वित्तीय विवरण दिया जाएगा। और 203 में विधानमंडल के प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया। 204 में विनियोग विधेयक। 205 में अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान दिया गया है। 206 लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवादानुदान के बारे में बताया गया है। 207 में वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध दिया गया है। साधारण प्रक्रिया अनुच्छेद विवरण बताया गया है। 208 में प्रक्रिया के नियम बताए गए हैं। 209 में राज्य के विधानमंडल में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन बताया गया है। और 210 में विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा के बारे में बताया गया है। 211 में विधानमंडल में चर्चा पर निर्बंधन के बारे में बताया गया है। 212 में न्यायालयों द्वारा विधानमंडल की कार्रवाइयों की जांच न किया जाने के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 4 जो है अध्याय 4 है कि राज्यपाल की विधायी शक्तियों के बारे में इसमें बताया गया है। राज्य की विधायी शक्तियों के बारे में बताया गया। 213 में विधानमंडल के विश्रांति काल के अध्यादेश प्रख्याति करने की राज्यपाल की शक्ति दी गई है। यानी 213 काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि यदि राज्यपाल को ऐसा लगता है कि वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, वहाँ से कार्यकाल जो कार्य नहीं चल रहा है, तो वहाँ पर राज्यपाल की अनुमति पर राष्ट्रपति ही क्या करता है? अध्यादेश लगाता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। 356 के तहत ये लगता है। 352, 356 और 360 ही था, तो 356 के तहत ये लगता है राष्ट्रपति शासन। अध्याय 5 है राज्यों के उच्चतम न्यायालय, यानी जो स्टेट है उनके उच्च न्यायालय, माफ कीजिएगा, हाई कोर्ट के बारे में बताया गया है इसमें। अनुच्छेद 214 में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय होंगे, ये बताया गया है। सभी राज्यों के लिए उच्च न्यायालय होंगे। और 215 में उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होगा, यानी उच्च न्यायालयों का अभिलेख जो है वो न्यायालय होगा। और 216 बताया गया कि उच्च न्यायालयों का गठन किस प्रकार से होगा। 217 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पदों की शर्तें बताई गई है। 218 अनुच्छेद में बताया गया कि उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ उपबंधों का उच्च न्यायालयों का लागू होना, इस बात का ध्यान रखिएगा। 219 में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, यानी किस प्रकार से शपथ लेंगे या फिर किस प्रकार से ज्ञान प्रतिज्ञान करेंगे। 220 है अस्थायी न्यायाधीश रहने के पश्चात विधि व्यवसाय पर निर्बंधन के बारे में बताया गया है। 221 न्यायाधीशों के वेतन आदि के बारे में बताया गया है। 221 जो है वो न्यायाधीशों के वेतन क्या होंगे आदि के बारे में बताया गया है। और 222 जो है वो 222
वो किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय का अंतर बताया गया है कि किसी कोई न्यायाधीश है, जैसे वो यूपी का है तो वो बिहार में उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट में किस प्रकार से स्थानांतरित होगा, वो बताया गया है। 223 है कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। 224 है कि अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। 224 है उच्च न्यायालयों की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति, यानी उच्च न्यायालय में अगर कोई सेवानिवृत्त है यानी 60 साल की बाद, वो जो 62 साल या 60 साल के बाद जो अगर निकाल दिया जाता है तो तब भी वो उच्च न्यायालय में बैठ सकने के योग्य है। 224 में दिया गया और 225 में दिया गया विद्यमान उच्च न्यायालयों की अधिकारिता के बारे में बताया गया कि जो वर्तमान में विद्यमान उच्च न्यायालय है उनकी कार्यकारिता क्या होगी। 226 में कुछ रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति के बारे में बताया गया है और 226 निरसन कर दिया गया है, निकाल दिया गया है। कुछ 226 है वो कुछ रिट निकालने वो हटा दिया गया, इस बात का ध्यान रखिएगा। 226 जो है वो हटा दिया गया है, इसका कोई महत्व नहीं रह गया है। 227 है कुछ सभी न्यायालयों के, यानी अब रीट नहीं निकाल सकता उच्च न्यायालय, इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग। 227 है कि सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति के बारे में बताया गया। 228 है कुछ मामलों का उच्च न्यायालय को अंतरण के बारे में बताया गया, ये भी निकाल दिया गया है। 229 है उच्च न्यायालयों के अधिकारियों और सेवक तथा व्यय के बारे में बताया गया है। 230 है उच्च न्यायालयों की अधिकारिता और उच्च न्यायालयों की अधिकारिता का संघ राज्य में क्षेत्रों में विस्तार बताया गया है। 231 है दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना, यानी अब मान लीजिए यूपी या बिहार के लिए दो उच्च न्यायालय, एक ही उच्च न्यायालय के लिए स्थापना, यानी छोटे राज्य है तो उनको एक ही उच्च न्यायालय उनका कर दिया जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। यानी उनकी कार्यवाही जो एक ही उच्च न्यायालय में सुनी जाएगी। अध्याय 6 है कि अधीनस्थ न्यायालय के बारे में बताया गया है। अधीनस्थ न्यायालय जैसे जिला न्यायाधीश होता है, तहसील होती है, उसके बारे में बताया गया है अध्याय 6 में। तो 233 में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में बताया गया है, जिला न्यायाधीश किस प्रकार से नियुक्त होंगे। 233 में कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्तियों का और उनके द्वारा किए गए निर्णयों आदि का विधिमान्यकरण के बारे में बताया गया है। 234 है न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों से भिन्न व्यक्तियों की भर्ती के बारे में बताया गया है। 235 है अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण के बारे में बताया गया है। 236 में निर्वाचन बताया गया है और 237 में अनुच्छेद बताया गया कुछ वर्ग या वर्गों के मजिस्ट्रेट इस अध्याय के उपबंधों पर लागू होना बताया गया है। भाग 7 है हमारा कि पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य अनुच्छेद के बारे में बताया गया है, राज्य अनुच्छेद विवरण बताया गया। पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य के अनुच्छेद के विवरण 268 निरस्त कर दिया, हटा दिया गया है। और इस बात ध्यान रखिएगा, पहली अनुसूची में भाग ख के राज्य अनुच्छेद विवरण बताया गया है, 238 निकाल दिया गया है। भाग 7वां है संघ राज्य क्षेत्र। 239 में कहा गया है कि संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन किस प्रकार से होगा। 239 कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए स्थानीय विधान मंडलों या मंत्री परिषदों का या दोनों का सृजन किया जाना के बारे में बताया गया है, यानी सभी में मंत्री परिषद का गठन नहीं किया गया है, सभी राज्यों में इस प्रकार पर ध्यान रखिएगा। 239 में दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध बताए गए हैं, दिल्ली के संबंध में भारत की राजधानी है या फिर इस बारे में बताया गया है। 239 में विधान मंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की प्रशासक की शक्ति के बारे में बताया गया है। 240 में कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनिमय बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति बताया गया है। 241 में राज्य संघ के क्षेत्रों के उच्च न्यायालय के बारे में बताया गया है। 242 निरसन है, निकाल दिए गए हैं। भाग 9 पंचायत काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पंचायत से काफ़ी यूपीएससी में कई बार पूछा जा चुका है पंचायत से रिलेटेड। 243 में परिभाषा दी गई है कि पंचायत की परिभाषाएं क्या होंगी। 243 में ग्राम सभा के बारे में बताया गया है। 243 में ही पंचायतों का गठन के बारे में बताया गया है। 243 में ही पंचायतों की संरचना बताई गई है। 243 में ही स्थानों का आरक्षण बताया गया है, किस प्रकार कौन सा स्थान आरक्षण होंगे। 243 अनुच्छेद में ही सब एक ही अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। पंचायतों की अवधि आदि के बारे में बताया गया है, कितनी अवधि होगी, 5 वर्ष होगी। 243 बताया गया है कि सदस्यों के लिए निहरताएँ क्या होंगे और 243 में बताया गया पंचायतों की शक्तियाँ, प्राधिकार और उत्तरदायित्व क्या होगा। 243 पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्तियाँ और उनकी निधियाँ बताई गई है। 243 वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन बताया गया है कि वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन किया गया है। 243 में ही बताया गया पंचायतों के लेखाओं का
संपरीक्षा के बारे में बताया गया है। 243 में ही बताया गया है पंचायतों के लिए निर्वाचन किस प्रकार से होगा। और 243 में बताया गया संघ राज्य क्षेत्रों पर लागू होना। 243 में बताया गया इस भाग का कतिपय क्षेत्रों को लागू न होना। 243 में बताया गया विद्यमान विधियों और पंचायतों का बना रहना किस प्रकार से बनी रह सकती है। और 243 में बताया गया है कि निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन बताया गया है कि निर्वाचन जो संबंधी मामले हैं उसमें न्यायालयों का हस्तक्षेप नहीं हो सकता। ध्यान दीजिएगा कि ग्राम पंचायत में जो न्यूनतम आयु होती है वो 21 वर्ष होती है। अगर आप 21 वर्ष के हैं तभी आप लड़ सकते हैं, अदरवाइज नहीं लड़ सकते। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। और भाग 9 है कि नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है। 243 में परिभाषाएं दी गई हैं नगर पालिकाएँ की। 243 में नगर पालिकाओं का गठन के बारे में बताया गया है। 243 में नगर पालिकाओं की संरचना के बारे में बताया गया है। 243 में वार्ड समितियों आदि का गठन और संरचना के बारे में बताया गया है। 243 में संस्थानों का आरक्षण के बारे में बताया गया है, कौन सा स्थान का आरक्षण होगा, रिजर्वेशन के बारे में। 243 में न्यायपालिकाओं की अवधि के बारे में आदि के बारे में बताया गया है। 243 में ही सदस्यता के लिए निर्भरता या नियबिलिटी के बारे में बताया गया है, वही जो मैंने 21 वर्ष बताया। 243 में ही नगर पालिकाओं आदि की शक्तियाँ, प्राधिकार और उत्तरदायित्व बताया गया है। न्यायपालिकाओं द्वारा कर आरोपित करने की शक्ति और उनकी निधियाँ बताई गई हैं। वित्त आयोग का गठन किया, वित्त आयोग के बारे में बताया गया है। नगर पालिकाओं के लेखाओं की परीक्षा के बारे में बताया गया है। 243 में ही नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन की बात बताई गई है। और 243 में ही संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना बताया गया है। 243 में इस भाग का कतिपय क्षेत्रों को लागू न होना बताया गया है। और 243 में ही जिला योजना के लिए समिति के बारे में बताया गया है। 243 में ही महानगर योजना के लिए समिति के बारे में बताया गया है। और 243 में ही विद्यमान विधियों और नगर पालिकाओं का बना रहने के बारे में बताया गया है। 243 में ही निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन बताया गया है। इस बात का ध्यान रखिएगा। मैं 243 बार बार कह रहा हूँ, रिपीटेशन कर रहा हूँ, जबकि संविधान में 243 का 243 ख च छ ज इस प्रकार से दिया गया है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, उसमें कन्फ्यूजन मत क्रिएट करिएगा। भाग 9 है अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के बारे में बताया गया है कि 244 में कहा गया है कि अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन के बारे में बताया गया है। 244 का में कहा गया है कि असम के कुछ जनजाति क्षेत्रों को समाविष्ट करने वाला एक स्वशासी राज्य बनाना और उसके लिए स्थानीय विधानमंडल या मंत्रिपरिषद या दोनों का सृजन, इस प्रकार से बताया गया है। उदाहरण लेके बताया गया है। 11वां है संघ और राज्यों के बीच के संबंध बताए गए हैं, यानी केंद्र और राज्यों के बीच में क्या संबंध होंगे संघ और राज्यों के बीच में। अध्याय 1 में विधायी संबंध बताया गया है, विधायी शक्तियों का विवरण दिया गया है। 245 में कहा गया है कि संसद द्वारा राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार बताया गया है। 246 में संसद द्वारा और राज्य के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विषय वस्तु बताई गई है। 247 में कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का उपबंध करने की संसद की शक्ति के बारे में विचार किया गया है। 248 में है अवशिष्ट विधायी शक्तियों के बारे में बताया गया। 249 में राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित विधि बनाने की संसद की शक्ति बताई गई है। 250 है कि यदि आपातकाल घोषणा प्रवर्तक में हो तो राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बताई गई है। 251 है कि संसद द्वारा अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 250 के अधीन बनाई गई विधियों और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों के संगति के बारे में बताया गया है। मैं बता दूं कि इसमें सभी डिस्कशन होंगे, मतलब ऐसा ही नहीं 395 अनुच्छेद में डिस्कशन करके छोड़ दूंगा, संविधान से रिलेटेड सभी पहलुओं पर मैं डिस्कशन करूंगा इसके बाद भी, इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग। 252 में अनुच्छेद 252 में कहा गया है कि दो या अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति और ऐसी विधि का किसी अन्य राज्य द्वारा अंगीकार किए जाने के बारे में बताया गया है। 253 है कि अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान। 254 है कि संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों की असंगति। संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति के बारे में बताया गया है, यानी जो संसद बनाता है और राज्य के विधानमंडलों द्वारा जो बनाया जाता है वो असंगति बताई गई है, उसके बारे में डिस्कशन किया गया। आप लोग संक्षेप में पढ़ेंगे तब वहाँ पे समझ में आ जाएगा, लेकिन आप लोग यहाँ पे एक रट लीजिए, अगर आप लोगों को आता है तो समझ में आ जाएगा जो मैं डिस्कशन कर रहा हूँ। अनुच्छेद 255 कहता है कि सिफारिशों और पूर्व मंजूरी के बारे में अपेक्षाओं का केवल प्रक्रिया के विषय मानना बारे में बताया गया। अध्याय 2 में है प्रशासनिक संबंध, साधारण संबंध बताया गया है।
256 में राज्यों की ओर संघ की बाध्यता बताई गई है। 257 है कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण बताया गया है। 258 है कुछ दशाओं में राज्यों की शक्ति प्रदान करने आदि के बारे में बताया गया है, संघ की शक्ति। 258 का में संघ के कृत्य सौंपने की राज्यों की शक्ति बताई गई है। 260 में भारत के बाहर के राज्य क्षेत्रों के संबंध में संघ की अधिकारिता बताई गई है। 261 में सार्वजनिक कार्य अभिलेख और न्यायिक कार्यवाहियां बताई गई है। जल संबंधी विवाद। 262 में अंतर्राज्यीय नदियों या नदी दोनों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय बताया गया है। राज्यों के बीच समन्वय बताया गया है। 263 में अंतर्राज्य परिषद के संबंध में उपबंध ऊपर दिया गया है। भाग 12 में वित्त संबंधी संविधाएं और वाद अध्याय के बारे में बताया गया है। वित्त संबंधी साधारण विधेयक है, अनुच्छेद विवरण बताया गया है। 264 में विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण न किया जाना बताया गया है। 265 में विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण न किया जाना बताया गया है। 266 है भारत और राज्यों के संचित निधियों और लोक लेखे के बारे में बताया गया है। 267 में आकस्मिकताएं निधि बताई गई है। संघ और राज्य के बीच राजस्व का वितरण बताया गया है कि किस प्रकार से, जैसे केरल में पड़ा था आकस्मिक निधि, बाढ़ की संविधा आई थी, तो उस प्रकार से वहाँ पे पैसे किस प्रकार से निकाले जा सकते हैं, ऐसे ही नहीं पैसे निकाले जा सकते। वहाँ पे कुछ विधि बनाई गई है, उस विधि को पालन करते हुए वहाँ से संचित निधि से निकाले जा सकते हैं। अनुच्छेद 268 में संघ द्वारा उद्गृहित किए जाने वाले किंतु राज्यों द्वारा संग्रहित और विनियोजित किए जाने वाले शुल्क के बारे में बताया गया है। 269 में संघ द्वारा उद्गृहित और संग्रहित किए गए राज्यों को सौंपे जाने वाले कर के बारे में बताया गया। 270 में उद्गृहित कर और उनका संघ तथा राज्यों के बीच वितरण बताया गया है, यानी जो कर होगा उनका संघ में कितना प्रतिशत भाग जाएगा और राज्यों में कितना प्रतिशत भाग मिलेगा, इसके बारे में बताया गया। 270 में काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी है। 271 है कि कुछ शुल्कों और करों पर संघ के प्रयोजनों के लिए अधिभार बताया गया है। 272 निकाल दिया गया है, निरसित कर दिया गया है। 273 है जूट पर और जूट उत्पादों के निर्यात शुल्क के स्थान पर अनुदान के बारे में बताया गया है। 274 है ऐसे कराधान जिनपे राज्य हितबद्ध है प्रभाव डालने वाले विधेयकों के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की अपेक्षाएं बताई गई है। 275 में कुछ राज्यों के संघ अनुदान के बारे में बताया गया है। 276 में वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और नियोजनों पर कर बताया गया है। 277 दिया गया है व्यावृत्ति। 278 निश्चित कर दिया गया है और 279 है शुद्ध आगम आदि की गणना के बारे में बताया गया है। 280 वित्त आयोग बताया गया, इस बात का ध्यान रखिएगा। धन विधेयक और वित्त विधेयक होता क्या है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि जो वित्त विधेयक वो होता है जिसमें वित्त विधेयक धन से रिलेटेड होता है लेकिन धन विधेयक नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। 281 है कि वित्त आयोग की सिफारिशों के बारे में प्रकीर्ण वित्तीय उपबंध बताया गया है। 281 में वित्त आयोग की सिफारिशें प्रकीर्ण वित्तीय उपबंध बताया गया है। 282 में संघ या राज्य द्वारा अपने राजस्व के लिए जाने वाले व्यय के बारे में बताया गया है। 283 में संचित निधियां, आकस्मिक निधियों और लोक लेखाओं के जमा धनराशियों की अभिरक्षा आदि के बारे में बताया गया। 284 में लोक सेवकों और न्यायालयों द्वारा प्राप्त वादकर्ताओं की जमा राशियों और अन्य धनराशियों की अभिरक्षा के बारे में बताया गया। 285 में संघ और संपत्ति को राज्य के कराधान से छूट के बारे में बताया गया है। 286 में माल के क्रय या विक्रय पर कर के अधिरोपण के बारे में निर्बंधन के बारे में बताया गया, किस गुड्स पर टैक्स लगेंगे या किस पर नहीं लगेंगे उसके बारे में बताया गया। तो 286 में और 287 में विद्युत पर करों से छूट उसके बारे में बताया गया है। 288 है कि जल या विद्युत के संबंध में राज्यों द्वारा कराधान से कुछ दशाओं में छूट दिया जाना, उसके बारे में बताया गया है। 289 है राज्यों की संपत्ति और आय को संघ और कराधान से छूट के बारे में बताया गया है। 290 के बताया गया कुछ व्यय और पेंशनों से संबंध में समायोजन के बारे में बताया गया। 290 का में बताया गया कुछ देवस्वम निधियों की वार्षिक संदाय के बारे में बताया गया। 291 निरसित कर दिया गया अध्याय 2 उधार लेना।
अनुच्छेद विवरण दिया गया। 292 भारत सरकार द्वारा उधार लेना, यानी वित्तीय आपात जिसे हम कहते हैं। अगर वित्तीय आपात पड़ जाता है तो भारत सरकार दूसरे देशों से क्या कर सकती है, पैसे ले सकती है भारत सरकार। और 293 राज्यों द्वारा उधार लेना, यानी राज्य अगर मतलब मान लीजिए किसी राज्य पर वित्तीय आपातकाल लग जाता है तो वो ले सकती है भारत के संचित निधि से उधार, इसके बाद में उसको वापस करना होता है। अध्याय 3 में संचित संविदाएं, अधिकार, दायित्व, बाध्यताएं और वादों के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 294 में कुछ दशाओं में संपत्ति, अवस्थितियों, अधिकारों, दायित्वों के बारे में बताया गया है और बाध्यताओं का उत्तराधिकार बताया गया है। 295 अन्य दशाओं में संपत्ति, अवस्थियों, अधिकारों, दायित्वों और बाध्यताओं का उत्तराधिकार के बारे में बताया गया है। 296 में राजगामी और व्यापगत या स्वामीहीन होने से प्रोद्भूत संपत्ति के बारे में बताया गया। 297 में राज्य, क्षेत्रीय, सागर खंड या महाद्वीपीय, मग्र तट भूमि में स्थित मूल्यवान चीजों और अनन्य आर्थिक क्षेत्र संपत्ति स्रोतों का संघ में निहित होना के बारे में बताया गया है। जैसे राज्य, क्षेत्रीय, सागर खंड या महाद्वीपीय, मग्र तट भूमि में स्थित मूल्यवान चीजें, यानी कोई खदानों से कोई मूल्यवान चीजें मिलती हैं तो वो संपत्ति किसके अंतर्गत चली जाती है, भारत सरकार के अंतर्गत चली जाती है। अनन्य आर्थिक क्षेत्र संपत्ति स्रोतों में संघ में निहित हो जाती है। 298 में है क्या कि व्यापार करने आदि की शक्ति बताई गई है कि व्यापार करने और आदि की शक्ति क्या क्या है। 299 संविधाएं बताई गई है। 300 में वाद और कार्यवाहियां बताई गई है। अध्याय 4 है हमारा संपत्ति का अधिकार। 300 का में विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों के संपत्ति से वंचित न किया जाना, इसके बारे में बताया गया कि विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों के, माने अगर विधि का प्राधिकार नहीं है तो आप किसी भी व्यक्ति को उसको संपत्ति से अलग नहीं कर सकते हैं। भाग जो हमारा 13 है वो भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम से रिलेटेड है, यानी आप भारत के अंदर कहीं भी स्वतंत्र रूप से जो है व्यापार कर सकते हैं। जैसे 301 में व्यापार, वाणिज्यिक और समागम की स्वतंत्रता दी गई है कि कहीं भी आप व्यापार कर सकते हैं। 302 में व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन कर दिया गया है कि कहाँ पर, जैसे जम्मू कश्मीर क्षेत्र में कहीं कहीं पर उसमें बता दिया गया व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन किसके किसके अंतर्गत आपको रोका जा सकता है, अधिरोपित करने की संसद की शक्ति बताई गई है। 303 में व्यापार और वाणिज्य के संबंध में संघ और राज्यों की विधायी शक्तियों पर निर्बंधन बताया गया। जैसे आप व्यापार तो कर रहे हो, वैसे थोड़ी ना परमाणु बम का व्यापार करने आप स्वतंत्र हैं, तो उस बात को कई बार आपको निर्बंधन कर दिया जाता है, मना कर दिया जाता है। व्यापार और वाणिज्य के संबंध में संघ और राज्यों की विधायी शक्तियों पर निर्बंधन बताया गया है। 304 में राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन बताया गया है। 305 में विद्यमान विधियों और राज्य के एकाधिकार का उपबंध बताया गया है। उपबंध करने वाली विधायों की व्यावृत्ति दी गई है। विद्यमान विधियों और राज्यों के एकाधिकार के बारे में बताया गया है। 306 निरसन कर दिया गया है। 307 में अनुच्छेद 301 से अनुच्छेद 304 के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए प्राधिकार की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। 14वां है हमारा कि संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं के बारे में बताया गया है। सेवा अनुच्छेद विवरण। 308 में निर्वचन बताया गया है। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं बताई गई है इसमें। 309 में संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तें क्या क्या होंगी उसके बारे में बताया गया है। 310 में संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि बताई गई है। और 311 में संघ या राज्य के अधीन सिविल हैसियत में नियोजित व्यक्तियों का पदच्युत किया जाना या पंक्ति में अवनत किया जाना के बारे में बताया गया है। अखिल भारतीय सेवाएं 312 में बताई गई है। 312 का में कहा गया है कुछ सेवकों के अधिकारों की सेवा की शर्तों में परिवर्तन करने या उन्हें प्रसंहरित करने की संसद की शक्ति के बारे में बताया गया। 313 है संक्रमणकालीन उपबंध। 314 निर्वाचित कर दिया गया है, निश्चित कर दिया गया है। अध्याय 2 है लोक सेवा आयोग। 315 है संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का गठन किया जाना। कहा गया है कि संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग के गठन किया जाना। और 300 काफी इंपॉर्टेंट है 315। 316 है सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि के बारे में बताया गया है। 317 जो है लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य का हटाया जाना और निलंबित किया जाना बताया गया है। 318 है सिविल लोक सेवा, जैसे आप IAS PCS होते हैं उसके बारे में बताया गया है। इस बात का ध्यान रखिएगा, लोक सेवा कन्फ्यूज़न मत कीजिएगा किसी बात पर। अगर आपको कन्फ्यूज़न हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के छोड़ सकते हैं, मैं बाद में उसका आपके पास देख के समय निकाल के उसमें भी रिप्लाई कर दूंगा। 318 है आयोग के सदस्यों और
कर्मचारी वृद्धि की सेवा की शर्तें के बारे में बताया गया है। विद्यमान बनाने की शक्ति। 319 आयोगों के सदस्यों द्वारा ऐसे सदस्य न रहने पर पद धारण करने के संबंध में प्रतिषेध। कहा गया है कि आयोगों के सदस्यों द्वारा ऐसे सदस्य न रहने पर पद धारण करने के संबंध में प्रतिषेध कहा गया है। यदि आप किसी के लिए अर्हित नहीं है तो आप उसका पद नहीं धारण कर सकते हैं। 320 में लोक सेवा आयोगों के कृत्य के बारे में बताया गया। 321 में लोक सेवा आयोगों के कृत्यों का विस्तार करने की शक्ति के बारे में बताया गया है। 322 जो लोक सेवा आयोगों के व्यय के बारे में बताया गया। एक लोक सेवा आयोग कहाँ व्यय करेंगे, किस प्रकार से व्यय करेंगे, उसके बारे में बताया गया। 323 जो है वो लोक सेवा आयोगों के प्रतिवेदन के बारे में बताया गया है। भाग 14वां का जो कि अभिकरण से रिलेटेड है। 323 का में कहा गया प्रशासनिक अधिकरण के बारे में बताया गया है। 323 का जो अन्य विषयों के लिए प्राधिकरण के बारे में बताया गया है। भाग जो कि 15वां है निर्वाचन के बारे में बताया गया है। 324 में निर्वाचनों के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रक का निर्वाचन आयोग में निहित होना के बारे में बताया गया है। 325 में धर्म, मूल, वंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति का निर्वाचन नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र न होना और उसके द्वारा किसी विषय निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने का दावा न किया जाना। इस बात का ध्यान रखिए, किसी भी व्यक्ति को उसके धर्म, मूल, वंश, जाति या लिंग के आधार पर आप उसको कहीं पर अपात्र घोषित नहीं कर सकते हैं और वो केस दायर कर सकता है। इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग। 325 में बताया गया है कि धर्म, जाति, मूल, वंश के आधार पर उसके कहीं भी भेद नहीं किया जाएगा। 326 में लोकसभा और राज्यों के विधानसभाओं के लिए निर्वाचन का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना बताया गया है कि लोकसभा में जो निर्वाचित सदस्य होंगे और जो राज्यों की विधानसभा है, ध्यान रखिएगा, संसद में लोकसभा और राज्य में विधानसभा जो है समान है, जबकि संसद में राज्यसभा और राज्य में राज्य परिषद जो है समान है, एक प्रकार से होता है। इनका जो दोनों का क्या होता है, निर्वाचन नहीं होता, नियुक्ति होती है। निर्वाचन और नियुक्ति में यही होता है कि निर्वाचन व्यक्तियों के द्वारा होता है, सर्वसम्मति से होता है, अप्रत्यक्ष रूप से रीति से होता है, जबकि नियुक्ति जो होती है वो अप्रत्यक्ष रीति से होती है। इस बात का ध्यान रखिएगा, जैसे नियुक्ति करता है कोई व्यक्ति। नेक्स्ट हम अपना देखते हैं कि 326 में लोकसभा और राज्यों के विधि कितना मतलब कि वयस्क मताधिकार 18 वर्ष की आयु है, तभी आप लोग लोकसभा या राज्यों के विधानसभाओं के लिए निर्वाचित वयस्क मताधिकार के रूप में कार्य कर सकते हैं। 327 एक विधानमंडल के निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति के बारे में बताया गया कि विधानमंडल के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति बताई गई है। किस प्रकार से संसद शक्ति दी गई है विधानमंडल से लिए निर्वाचित जो सदस्य हैं। 328 में किसी राज्य के विधानमंडल के निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की उस विधानमंडल की शक्ति के बारे में बताया गया है। 329 में निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन के बारे में बताया गया है। 329 निरसित कर दिया गया है, का निरसित कर दिया गया है। 329 है, जबकि 329 का जो है निरसित कर दिया गया है। भाग जो है 16वां जो है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध दिया गया है। 330 में लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण बताया गया है कि लोकसभा में जो अनुसूचित जाति है या SC/ST के लिए स्थानों के रिजर्वेशन के बारे में बताया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी है। 331 जो है लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व, यानी जो 2 सदस्य जो राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित होते हैं उनके बारे में बताया गया है, आंग्ल भारतीयों के बारे में। और 332 जो है वो राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण के बारे में बताया गया है। 333 जो है राज्यों के विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व के बारे में बताया गया है। 334 जो है स्थानों के आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व का 60 वर्ष के पश्चात न रहना, स्थानों के आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व का 60 वर्ष के बाद न रहना, यानी जो हटा दिए जाते हैं, आरक्षण जो होता है वो 60 वर्ष के पश्चात वो हटा दिया जाता है, किसी भी व्यक्ति की सेवानिवृत्ति जिसे भी कहते हैं। 325 में सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दावे के बारे में बताया गया है कि कोई किसी भी सेवा के लिए वो दावे कर सकते हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। 336 में बताया गया कुछ सेवाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए विशेष उपबंध बताए गए हैं। 337 में आंग्ल भारतीय समुदाय के फायदे के शैक्षिक अनुदान के लिए विशेष उपबंध के बारे में बताया गया है। आंग्ल भारतीय जो मतलब अंग्रेजों से पहले रहते थे, अंग्रेज लोग जो भारत में निवासित हो गए उन्हें आंग्ल भारतीय कहते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा।
338 जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में बताया गया है। 338 का जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में बताया गया है। 339 अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजाति के कल्याण के बारे में संघ का नियंत्रण बताया गया है। 340 जो है पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। 341 जो है वो अनुसूचित जातियों के बारे में बताया गया है। 342 अनुसूचित जनजातियों के ऊपर बताया गया है। और जो हमारा 17वां वो राजभाषा से रिलेटेड है, जो अध्याय 1 में संघ की भाषा क्या बताई, हिंदी बताई गई है उसमें। 343 में संघ की राजभाषा के बारे में बताया गया है। 344 में राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति। अध्याय 2 प्रादेशिक भाषाएं बताई गई है। अनुच्छेद प्रादेशिक भाषाएं के बारे में बताया गया, जैसे कहीं भी कन्नड़ बोला जाता है वो किसी राज्य की राजभाषा मान ली जाती है। जहाँ पे जिस राज्य में जो भाषा सबसे ज़्यादा बोली जाती है उसकी राजभाषा मान ली जाती है, उस राज्य की। जबकि भारत की राजभाषा क्या है, हिंदी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। 345 जो है राज्य की राजभाषा या राजभाषा के बारे में बताया गया है। 346 में एक राज्य और दूसरे राज्यों के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा के बारे में बताया गया है। 347 में एक राज्य और दूसरे राज्यों के बीच किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा के बारे में बताया गया है। भाग अध्याय 3 में उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट आदि की भाषा की बताई गई है। यानी उसमें हिंदी और इंग्लिश का बताया गया। अब मैं आपको संक्षेप में बता दूँ, हिंदी और इंग्लिश जो है वो दो सर्वमान्य भाषाएँ दी गई हैं, ज़्यादातर हिंदी ही बोली जाती है। अनुच्छेद विवरण 348 में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में और अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा के बारे में बताया गया कि जो नियम होंगे, अधिनियम होंगे, विधेयक होंगे, उसमें किस प्रकार की भाषा उपयोग की जाएगी। 349 में भाषा से संबंधित कुछ विधियाँ अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया दी गई है। अध्याय 4 में विशेष निर्देश दिए गए। अनुच्छेद विवरण 350 में व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन के प्रयोग की जाने वाली भाषा के बारे में बताया गया। 350 का प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं के बारे में बताया गया है। 350 का जो कि भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकार बताया गया है। 351 हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। और 18वां हम अपना देखते हैं कि आपात उपबंध दिए गए हैं। अनुच्छेद विवरण 352 जो मैं बताया था, आपात की घोषणा यानी बाहरी देश जब आ जाता है, आक्रमण कर देता है, तो वहाँ पर आपात उपबंध लगा दिया था। और 353 में आपात की उद्घोषणा का प्रभाव बताया गया है। 354 में जब आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है तब राजस्व के लिए बताया गया है वितरण संबंधी उपबंधों पर लागू होना बताया गया है। 355 जो है बाह्य आक्रमण के आंतरिक अशांति से राज्य की संरक्षा करने का संघ का कर्तव्य क्या होगा, उसके बारे में बताया गया कि जब बाह्य आक्रमण होता है, आंतरिक अशांति से राज्य की संरक्षा यानी आंतरिक अशांति न हो, संघ का कर्तव्य क्या होता है उसके प्रति। 356 में राज्यों के संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध बताए गए हैं, जहाँ पर राष्ट्रपति शासन लग जाता है। 357 अनुच्छेद में 356 के अधीन की गई घोषणाओं के अधीन विधायी शक्तियों का प्रयोग के बारे में बताया गया। 358 में आपात के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निलंबन, यानी अगर वो आपातकाल लग जाता है तो अनुच्छेद जो 19 में आपको दिए गए हैं वो उसका निरसन कर दिया जाता है। 359 में आपात के दौरान भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारियों के प्रवर्तन का निलंबन कर दिया जाता है। 359 का निरसित कर दिया गया है। और 360 जो है वित्तीय आपात के बारे में उपबंध बताया गया है। और 19 जो है वो प्रकृति के बारे में बताया गया। अनुच्छेद विवरण 361 जो है राष्ट्रपति और राज्यपालों के राज्य प्रमुखों का संरक्षण के बारे में बताया गया। 361 का जो है वो संसद और राज्यों के विधानमंडलों की कार्रवाइयों की प्रकाशन का संरक्षण के बारे में बताया गया। 361 का है जो लाभप्रद राजनीतिक पद पर नियुक्ति के लिए निहरताएँ बताई गई है। 362 निकाल दिया गया है। 363 जो है वो कुछ संधियों, करारों आदि से उत्पन्न विवादों, न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन के बारे में बताया गया। कुछ संधियों यानी जो कुछ संधियाँ की जाती है, करारों आदि उत्पन्न विवादों में न्यायालय जो अपना हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। 363 का देशी राज्यों के साथ, अब वो कौन कौन सी ऐसी घटनाएं हैं वो आप लोग संक्षेप में पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगी। आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा, 363 में यही दिया गया है। 364 में क्या दिया गया है कि 363 का में दिया गया देशी राज्यों के शासकों को दी गई मान्यता समाप्ति कर दी गई है। और 364 में महापत्तनों और विमान क्षेत्रों के बारे में विशेष उपबंध के बारे में बताया गया है। 365 में संघ द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन करने या उनको प्रभावी करने में सफलता का प्रभाव बताया गया है। 366 में परिभाषाएं दी गई है। 367 में निर्वचन के बारे में बताया गया है। भाग 20 में संविधान का संशोधन के बारे में डिस्कशन किया गया, इस बात का ध्यान रखिएगा। भाग जो कि 22 थे, वर्तमान में 25 या 26 के लगभग है, 25 हैं।
368 जो है संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। और भाग 21 में बताया गया है कि अस्थायी परिवर्ती और विशेष प्रावधान के बारे में बताया गया अनुच्छेद विवरण। 369 में राज्य सूची के कुछ विषयों के संबंध में विधि बनाने की संसद की इस प्रकार अस्थायी शक्ति मानो वे समवर्ती सूची के विषय हों बताया गया है। 370 में मैंने बताया था 35A और 370 जम्मू से रिलेटेड है, जम्मू कश्मीर से। 370 में जम्मू और कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी उपबंध दिए गए हैं। 371 में नागालैंड के राज्य के संबंध में विशेष उपबंध है। 371 ख में असम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। 371 ग में मणिपुर राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। 371 घ में आंध्र प्रदेश राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। 371 अंगा में आंध्र प्रदेश के केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के बारे में बताया गया है। 371 च में सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध बताए गए हैं। और 371 छ में मिजोरम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध बताए गए हैं। 371 ज में अरुणाचल प्रदेश के राज्य के संबंध में विशेष उपबंध बताए गए हैं। 371 झ में गोवा राज्य के संबंध में विशेष उपबंध के बारे में बताया गया है। 372 में विद्यमान विधियों का प्रवृत्त बने रहना और उनका अनुकूलन करने के बारे में बताया गया है। 372 का में विधियों का अनुकूलन करने की राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में बताया गया। 373 निवारक निरोध में रखे गए व्यक्तियों के संबंध में कुछ दशाओं में आदेश करने की राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में बताया गया है। 374 में फेडरल न्यायालय के न्यायाधीशों और फेडरल न्यायालय में सब परिषद हिज मजिस्ट्री के समक्ष लंबित कार्रवाइयों के बारे में उपबंध बताया गया है। 375 में संविधान के उपबंधों में अधीन रहते हुए न्यायालयों, प्राधिकारियों और अधिकारियों का कृत्य करते रहना बताया गया है। संविधान के उपबंध में अधीन रहते हुए न्यायालयों, प्राधिकारियों, अधिकारियों का कृत्य करते रहना बताया गया है। 376 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में उपबंध दिया गया है। 375 में संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए न्यायालयों, प्राधिकारियों और अधिकारियों का कृत्य रहते हुए बताया गया है। 376 में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के बारे में उपबंध बताया गया है। 377 में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में बताया गया उपबंध बताया गया है। 378 में लोक सेवा आयोगों के बारे में उपबंध बताया गया है। 378 का में आंध्र प्रदेश विधानसभा की अवधि के बारे में बताया गया विशेषतः। और 379 से 391 को निश्चित कर दिया गया है। 352 में कठिनाइयों को दूर करने की राष्ट्रपति की शक्ति बताई गई है। और 22 भाग है, इस बात का ध्यान रखिएगा, कंठस्थ हो गए यहाँ पे। जबकि वर्तमान समय में जो कि 462 अनुच्छेद है, 465 अनुच्छेद है, उसमें क्या है 25 भाग हैं। जबकि वर्तमान समय में मूल संविधान में सिर्फ 22 ही भाग हैं। संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और निरसन के बारे में बताया गया है। हिंदी में प्राधिकृत पाठ के बारे में बताया गया है। 383 में संक्षिप्त नाम, 394 में प्रारंभ बताया गया है। और 394 का हिंदी भाषा का प्राधिकृत पाठ और 395 को निश्चित कर दिया गया, हटा दिया गया है। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे हम प्रमुख संवैधानिक अनुच्छेद के बारे में डिस्कशन करेंगे बाद में। इससे रिलेटेड काफ़ी संविधान से रिलेटेड मैंने आधा भी अभी कोर्स नहीं बताया है। संविधान जो भी मेन टॉपिक थे, आर्टिकल्स मैंने डिस्कशन कर दिया है। इसके बारे में कौन कौन से आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कौन से रिलेटेड, किससे रिलेटेड है, जम्मू कश्मीर से कौन सा रिलेटेड है। इसके बाद संविधान सभा के गठन कब हुआ, मान्य कब हुआ, संविधान सभा की नींव कैसे पड़ी, क्या पढ़ा, सब उसमें पूरा का पूरा डिस्कशन किससे लिया गया है, क्या लिया गया है, पूरा का पूरा उसमें बता दूंगा। लेकिन इस वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको यहीं पर रोकना पड़ेगा। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। और आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग एक लाइक जरूर करके जाइएगा। काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, एक लाइक कर देते हो तो मुझे भी खुशी मिलती है। हाँ, मैंने जो मेहनत की थी शायद वो आप लोगों को पसंद आ रही है। आप लोग डिसलाइक भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि लाइक ही कीजिए, डिसलाइक भी कर दे सकते हैं। मैं अगली बार कोशिश करूँगा कुछ डिसलाइक को लाइक में बदलने की कोशिश मैं ज़रूर करता रहूँगा। और इसी प्रकार से आप लोग साथ देते रहिएगा। तो सब्सक्राइबर, आप अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी आप लोगों को चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के छोड़ सकते हैं। धन्यवाद।